हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही आसान प्रोनाउन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है। मोस्ट आईएमपी प्रोनाउन ही कहें तो चलेगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो गाइज यदि आपने मेरे पिछली क्लासेस नहीं देखी है प्रोनाउन की तो पूरे वीडियो जरूर देखिएगा प्रोनाउन के। मैंने हर एक प्रोनाउन को बहुत ही विस्तृत तरीके से और विस्तार से पढ़ाया है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम हो चाहे स्कूल हो, सभी चीज़ें तो ग्रामर बेसिक ही होती है। सारी चीज़ें तो हमें कॉमन है। अगर हमें स्कूल में बनेंगी तो वही चीज़ें कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हमें तो पहले से ही हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं हर एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रही हूँ और पूरा विस्तार से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ओके, तो गाइस यदि आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और अगले नेक्स्ट टॉपिक आपको यदि कुछ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द से जल्द आप लोगों तक उस टॉपिक को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। हमने पिछली क्लास में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर चुके हैं। ओके, आज हम बात करेंगे रिलेटिव। तो रिलेटिव में कौन कौन सी चीजें आती है, रिलेशन बताने वाली चीजें, जैसे हु, हुम, हुज, विच और दैट। ओके, दैट की जगह हम लोग यहाँ पे हुम का प्रयोग भी कर लेते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास 5 ऑप्शन है, और ये जो क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास 5, ये पांचों क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन हैं, और इनके माध्यम से आज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी गाइस। प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। ओके, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरी जो ट्रिक है, मैं आपको हर एक चीज ट्रिक के माध्यम से और आसान तरीके से ही बताती हूँ, तो आपको ये प्रोनाउन पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपने ये कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इसके ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे इन ब्लैंक को फिल करेंगे। ओके, तो अब हम ये 5 प्रोनाउन लिख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं हु, हुम, हुज, विच और दैट। अब मैं आपको इनके ब्लैंक फिल करना बताती हूँ। 2 मिनट में आप सारे ब्लैंक फिल करना सीख जाएंगे। ओके, ब्लैंक फिल करना तो सीख ही जाएंगे, लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन का, आप एक चुटकियों में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं अब जो आगे ट्रिक बताने वाली हूँ उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है गाइस, और बहुत मेहनतों के बाद मुझे ये ट्रिक मिली है। ओके, ये ट्रिक आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, या किसी कॉपी में या किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगी। ये मेरी होममेड ट्रिक है। तो मैं जिस ट्रिक से बता रही हूँ, प्लीज आप ये देसी ट्रिक एक बार इसको फॉलो करके देखिए कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन कैसे नहीं बनेगा इसके बाद। ओके, अब हम देखेंगे कि जब हम इस प्रोनाउन को करेंगे तो इसमें कोई ऐसी 3 चीजों में से कोई ना कोई चीज जरूर आएगी। ओके, जैसे कोई व्यक्ति आएगा क्वेश्चन में, या हम किसी थिंग की बात करें, या फिर एक ये वस्तु है। ओके, कोई वस्तु आएगी या फिर कोई जानवर आएगा। ओके, इससे आगे कुछ भी नहीं आएगा। तो हम देखेंगे कि जब हम इस प्रोनाउन को करेंगे तो क्वेश्चन में हमें इन 3 चीजों में से कोई ना कोई चीजें जरूर मिल जाएंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन में कि देखिए बॉय है, मतलब ये क्या है, कोई व्यक्ति, वस्तु या फिर एनिमल की बात हो रही थी। तो हमने देखा यहाँ कि एक व्यक्ति मिला हमें, क्योंकि यहाँ बॉय था। ओके, फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में देखा तो यहाँ भी बॉय आया। फिर हमने देखा कि यहाँ बुक है और बुक एक वस्तु है। फिर हमने देखा कि गर्ल आई, तो हमें गर्ल बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये गर्ल मतलब ये भी व्यक्ति है। और अब अगले सेंटेंस पे हम देख रहे हैं कि काऊ आया, मतलब ये एक एनिमल है, जानवर है, तो ये एक एनिमल हो गया। ओके, तो अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन से फिल होंगे इसमें आंसर। अब हम इसमें देखेंगे कि यदि व्यक्ति है तो उनके साथ कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, वस्तु के साथ और एनिमल के साथ। अब हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ 3 चीजें मिलेंगी हमें। एक तो वर्ब मिलेगी, दूसरा हमें प्रोनाउन मिलेगा, और तीसरा हमें नाउन मिलेगा। ओके, तो व्यक्ति के साथ कौन कौन सी कंडीशनें आएंगी अब हम देखेंगे। तो यदि व्यक्ति है, ओके, और उसके पहले हमने देखा कि व्यक्ति है और वर्ब लगी हुई है। ओके,
वर्ब लगी है तो हम वर्ब लगी है तो हम वहां पे हु का प्रयोग करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी इसके आगे, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव केस है। ओके, और सब्जेक्टिव केस के साथ ही हमेशा हु का प्रयोग किया जाता है। हु एक सब्जेक्टिव केस है। ओके, तो हम सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि वर्ब है, जैसे देखिए यहाँ पे इज है, इज एक वर्ब है और हमें यहाँ मिला बॉय भी। ओके, तो बॉय भी मिला हमें, इज भी मिल गया, यहाँ पे वर्ब भी मिल गई। ओके, तो अब हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम सेकंड सेंटेंस की बात करें कि अब हमें यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। यदि हमारा व्यक्ति तो है ही क्वेश्चन में बॉय, लेकिन अब हमें मिल रहा है क्या यहाँ पे? प्रोनाउन। प्रोनाउन मिल रहा है हमें यहाँ यू। ओके, तो जब हमें व्यक्ति भी मिला और प्रोनाउन भी मिला, ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे? हुम, क्योंकि ये क्या है? एक ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा हु और ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा क्या? हुम। ओके, और अब होता है हमारा नाउन। अब नाउन देखेंगे हम कि नाउन कौन सी है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे हुज, ठीक है। व्यक्ति भी है और यदि हमें कोई नाउन भी लगी हुई है तो हम देखेंगे कि नाउन में कौन सी फॉर्म लगती है? पजेसिव, मतलब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो कोई व्यक्ति है और उसके पहले हमने देखा कि नाउन भी लगा है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ हुज का प्रयोग करेंगे। ओके, हमने इतना देखे थे कि प्रोनाउन कहाँ आ रहा था? हमारा यू, क्योंकि उसके बाद में हमारा सेंटेंस खत्म होके नेक्स्ट चालू हो जाएगा, इसीलिए। और अब हम बात करेंगे नाउन की। तो यदि नाउन हमारा देखिए यहाँ पे फादर है, तो जब फादर है, व्यक्ति भी है हमारे पास, ओके, नाउन भी आ गया हमारे पास, फादर एक नाउन है, नाउन आया तो हम यहाँ पे फिल करेंगे हुज का। ओके, तो आई होप आपको ये तीन कॉन्सेप्ट व्यक्ति वाले समझ में आ गए होंगे कि यदि व्यक्ति वाली कंडीशन है और वर्ब दिया हुआ है, और ठीक है, वर्ब दिया है तो हमारा सब्जेक्टिव केस हु आएगा। प्रोनाउन यदि दिया है, जैसे वर्ब दिया हुआ है और ठीक है, वर्ब दिया है तो हमारा सब्जेक्टिव केस हु आएगा। प्रोनाउन यदि दिया है जैसे हु, जैसे यू है, ओके, आई वी यू दे हमने बात कर ही चुका था प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन है यू और केस है व्यक्ति का, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ हुम का प्रयोग करेंगे। और यदि नाउन की बात हो रही है तो क्वेश्चन में हमें नाउन दिया है और व्यक्ति है और नाउन है, तो वहां हम हुज का प्रयोग करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि वस्तु और वस्तु के साथ में जो कंडीशनें बनेंगी, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो अब हम बात करेंगे कि चाहे वस्तु का केस है चाहे जानवर का केस है, ओके, या वस्तु या एनिमल, दोनों में यदि किसी की भी बात होगी तो या तो विच आएगा या फिर हुज आएगा। तो अब हम देखेंगे कि जब नाउन होता है तो हमने देखा था कि नाउन के साथ तो इसमें भी हुज आ रहा था व्यक्ति के केस में, और एनिमल और वस्तु के केस में भी नाउन में हुज ही आएगा। लेकिन अब बचा क्या हमारा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट केस। तो यदि हम तो अब देखिए आप कि अभी हमें ये तो पता चल गया था कि वस्तु हो या जानवर हो, दोनों के केस में विच और हुज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि वर्ब दिया हुआ है, ओके, और प्रोनाउन। अब हमें तो पता है कि हुज का प्रयोग हम लोग नाउन के लिए कर रहे हैं, ये तो पता है ना कि वस्तु आए चाहे जानवर आता है तो उस कंडीशन में हम लोग विच या फिर हुज का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों के केस में यदि नाउन आती है तो हम हुज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि कोई वर्ब आ जाती है या फिर कोई प्रोनाउन आता है तो हम उस कंडीशन में विच का प्रयोग करेंगे। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी कि यदि वस्तु और जानवर की कंडीशन बन रही है तो इस केस में हम लोग विच या हुज का प्रयोग करेंगे, और हुज का प्रयोग हम हमेशा नाउन के लिए करते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वस्तु या फिर जानवर। तो तीनों की यदि नाउन बताना है तो हम वहां हुज का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि हमें विच का प्रयोग हम कब करेंगे? या तो हमें वस्तु या जानवर के साथ में वर्ब लिखी मिल जाए या फिर प्रोनाउन लिखा मिल जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग विच का प्रयोग करेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको ये सारी चीजों को यहाँ पे फॉलो करके बताती हूँ कि ये चीजें यहाँ पे कैसे फिट होंगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि व्यक्ति की बात हो रही है, वर्ब भी मिलती है, तो हम हु का प्रयोग करेंगे। ओके, तो अब हमें मिल गया यहाँ ना, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब भी मिल गई इज और व्यक्ति भी मिल गया। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे? हु। हम आगे
ना हम इधर देखना है हमें, ना इधर देखना है, हमें सिर्फ ब्लैंक में देखना है। और ब्लैंक में हमें है कि वर्ब भी मिल गई और व्यक्ति भी मिला, तो अब हम यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन देखूंगी कि ही लिखा है, इज, द बॉय लिखा है, ब्लैंक और यू। ओके, तो अब पीछे क्या लिखा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ मतलब है यू से, मतलब यू एक प्रोनाउन है। ओके, ये एक वर्ब थी, एक ये क्या है यू, आई वी यू दे, ये एक प्रोनाउन भी है और ये हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं। और हमने देखा यहाँ कि बॉय लिखा है मतलब व्यक्ति है, तो अब हमें प्रोनाउन भी मिला, व्यक्ति का भी केस मिला। तो जब प्रोनाउन और व्यक्ति का केस मिलता है तो उसके साथ अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम whom का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी कि यदि वर्ब और व्यक्ति आता है तो उसके साथ हम who का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या है ये वर्ब है और वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और ये हमारा सब्जेक्ट था। ओके, अब हमने देखा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है और प्रोनाउन भी है, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट। तो और व्यक्ति का केस है तो हमने यहाँ whom को फिल करा। ओके, अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस, दिस इज द बुक। अब हमने देखा यहाँ पे ब्लैंक है और इधर हमें फिर वर्ब मिल गई। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु का केस है, ओके, वस्तु का केस है और हमें यदि वर्ब मिल जाती है तो वर्ब मिलती है तो हम वहां पे किस चीज को फिल करते हैं, विच को, या फिर कोई प्रोनाउन भी मिलेगा तो भी हम वहां विच को ही फिल करेंगे। ओके, तो अब मैंने देखा कि यहाँ वर्ब भी है और बुक भी है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि देखूंगी मैं कि यार ये तो नॉन लिविंग थिंग है, वस्तु की भी बात हो रही है और यहाँ पे क्या है वर्ब है, और जब भी वर्ब या प्रोनाउन आता है तो हम वहां विच लगा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, हमने यहाँ लगा दिया विच। ओके, यही ट्रिक मैं आपको बताई थी, अगर इस ट्रिक से आप याद रखेंगे ना तो आप कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं भूलेंगे। ओके, अब हम देखेंगे इसमें कि सी इज द गर्ल और ब्लैंक दिया है और फादर दिया है, ठीक है, तो अब आप बताइए मुझे कि गर्ल मिली हमें, हाँ ये है बिल्कुल स्मार्ट सी गर्ल। ओके, अब क्या है फादर, तो फादर क्या है भैया, फादर के सब्जेक्ट है नहीं है, क्या प्रोनाउन है फादर नहीं है, तो क्या है, तो ये है नाउन। ओके, तो फादर क्या था, नाउन था। ओके, नाउन था, तो हमने देखा कि लड़की का केस है मतलब व्यक्ति का केस है और नाउन वाला केस है मतलब नाउन है हमारा। ओके, तो नाउन के साथ हम क्या लगा रहे थे, तो नाउन था इसीलिए हमने यहाँ हुज लगाया था, तो ये बहुत आसान था, यहाँ पे आ गया हुज। ओके, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि दिस इज द काउ, ब्लैंक दिया है और मिल्क दिया है, ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे कि काउ है मतलब जानवर की बात हो गई। ओके, काउ एक जानवर है और पीछे हमने देखा मिल्क, तो मिल्क क्या है, क्या मिल्क सब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो फिर मिल्क है क्या, तो हमें पता है कि मिल्क तो एक नाउन है। ओके, तो नाउन है इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अब हुज। ओके, तो हमने यहाँ पे हुज का प्रयोग किया, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वस्तु या जानवर हो, किसी की भी यदि नाउन दी है तो हम उसके साथ में हुज का ही प्रयोग करेंगे, सिर्फ हमें वर्ब और प्रोनाउन पे याद रखना है। तो इन दोनों के लिए तो वर्ब और प्रोनाउन का विच का ही प्रयोग किया जाता है, सिर्फ हमारे मेन ये याद रखना पड़ता है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस का। ओके, तो गाइस ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इससे भी ज्यादा और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि इससे भी ज्यादा शॉर्ट में आप कैसे याद रख सकते हैं। तो आपने यदि देखा पीछे नाउन है, यहाँ भी पीछे नाउन है। ओके, तो अब हमें आगे देखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि यदि नाउन लिखा हुआ होता है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ भी हुज लगाना है और हुज ही लगाना है दोनों में। ओके, तो दोनों की यदि हमने नाउन देखा, ये तो ये हमारी जानवर की नाउन थी और ये हमारी क्या थी, व्यक्ति की नाउन थी, मतलब एनिमल और पर्सन दोनों की नाउन थी, तो दोनों के केस में अब हमें लगाना तो हुज ही है। तो अब हम सामने देखकर क्या करेंगे, हमें सिर्फ पीछे की नाउन देखना है और यहाँ हम हुज का प्रयोग कर लेंगे। ओके, तो ये इससे और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक थी।
तो आप इसको नोट डाउन कर लिए अपनी कॉपी में, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए। तो हमें मिल्क देख लिए हमने कि नाउन है, फादर देखा नाउन है, तो हमने सिर्फ हुज लगा दिया, बस हो गया। और यदि हमने देख लिया था कि हमें वर्ब मिल रही थी और वर्ब लगी है, और वो भी किसकी वर्ब थी इसमें, कि ये बुक की थी, मतलब एक पुस्तक थी जो कि एक वस्तु है, और इसकी यदि हमें वर्ब है तो हमें विच का प्रयोग किया यहाँ। अब हमने देखा कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हुज का, ओके सॉरी, प्रोनाउन के साथ हम यहाँ काय का प्रयोग करते हैं, हुम का, ओके। ये तो नाउन के लिए हुज का प्रयोग होता है, तो हमने देख लिया यहाँ प्रोनाउन भी है और व्यक्ति भी, तो हमने यहाँ हुम का प्रयोग किया। अब हमने देखा यहाँ वर्ब है और यहाँ भी बॉय है, तो देखा हमने कि व्यक्ति का केस है, तो हमने यहाँ हु का प्रयोग कर लिया। ओके गाइस, ठीक है। अब मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। बॉय है, अभी हमने रिलेटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि यदि यहाँ पे व्यक्ति होता था और यहाँ पे कोई वर्ब होती थी, तो हम लोग उसमें क्या लगाते थे, हु लगाते थे, ओके। पिछला कॉन्सेप्ट देख के जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आ जाएगा हु, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। फिर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, ये सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है और इसी पैटर्न में रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि द सेम लिखा है, कार लिखा है, मतलब यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कोई प्रोनाउन है। तो फिर आपने सोचा कि जब यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई प्रोनाउन है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, कि अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब कोई वस्तु होती है और यहाँ जब प्रोनाउन आता है, तो हम वहाँ विच का प्रयोग करते हैं, ओके। पेशेंस के साथ जरूर देखिएगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर जब हम देखा तीसरा क्वेश्चन कि द सेम बुक और ब्लैंक दिया है इज सोल्ड, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर भी कोई वस्तु है और यहाँ पे कोई वर्ब आ गई, तो अब हम इसमें पिछले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा अब विच। अभी हमने देखा था कि यदि कोई वर्ब होती है यहाँ पे और यहाँ यदि कोई वस्तु है, ओके, तो तीन ही चीज आ रही थी हमारी, या तो वर्ब आ रही थी, या नाउन आएगी, या फिर प्रोनाउन आएगी। तो यहाँ पे प्रोनाउन आया, यहाँ पे वर्ब आई, यहाँ पे भी वर्ब आई, ओके। लेकिन कंडीशन अलग अलग थी। व्यक्ति के लिए जो कंडीशन थी, तो व्यक्ति के लिए जो कंडीशन आ रही थी वर्ब में, तो यहाँ पे हु आ जाएगा। लेकिन यही हम बात करें प्रोनाउन की और इसके वर्ब की, तो ये क्योंकि वस्तु और एनिमल के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो इन दोनों के केस में हम लोग देख रहे थे कि इनमें विच का प्रयोग ही किया जा रहा था, वर्ब में और प्रोनाउन में, ओके। लेकिन अब ये पूरा गलत है। अब आगे देखिएगा कि ना ही यहाँ विच आएगा, ना ही यहाँ हु आएगा, ओके। अब यह एक एक्सेप्शंस है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ही तो ऐसा बताया था, तो फिर ये आंसर कैसे गलत हो गया। तो उसका एक कारण ये है कि यह एक अपवाद है। जब भी कभी यहाँ पे सेम बॉय, ओके, या सेम या सच लिखा आता है, यहाँ देखिए आप द सेम और द सेम लिखा है, इस चीज को देखिए, और यही सेम की जगह यदि हमको सच लिखा हुआ मिल जाता है, ओके, तो इन सभी कंडीशनों में यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ दैट का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ भी दैट का प्रयोग किया जाएगा, और यहाँ भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसको देखकर करेंगे, अब हम लोग इनको हटा देंगे यहाँ से, ओके। आप इनको हटा के यहाँ लिख भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने क्या देखा, द सेम सेम सेम। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए कि जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन में द सेम या फिर द सच, सेम या सच लिखा मिलता है, तो इन दोनों कंडीशनों में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही सुपर काम है, बहुत अच्छा काम हो गया हमारे लिए, हमको तो ना वर्ब देखने की झंझट है, ना नाउन देखने की और ना प्रोनाउन देखने की, हमें तो सिर्फ ये देखना है रिलेटिव प्रोनाउन की। जब हम पहचान करेंगे तो एक तो जो मैंने आपको पिछला कॉन्सेप्ट बताई थी वो तो आपको याद रखना है। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि यदि हमें सेम या फिर क्वेश्चन में सच लिखा मिलता है किसी भी क्वेश्चन में, तो वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा और उस कंडीशन में सभी में दैट का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको यहाँ क्या लिखा
है उससे भी मतलब नहीं है, यहाँ क्या वर्ब लगी उससे भी कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है सेम पे और सच पे। यहाँ जैसे द सेम लिखा था उसी प्रकार यहाँ पे जैसे द सच भी लिखा आ रहा है, तो सभी का आंसर एक ही होगा और वो होगा दैट। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लो कि यदि सेम और सच यदि हमें किसी क्वेश्चन में दिया होता है तो हमें वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, बहुत अच्छी ट्रिक है ये तो आप लोगों के लिए। आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बुक में तो ऐसा लिखा मिलेगा कि इसके लिए ऐसा लिखा होता है या, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं आपको जो रियल चीजें बता रही हूँ, फैक्ट चीजें कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो अब आपको इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं इसको इरेज करके दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अब हमारे पास वापस से फिर 3 क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने 3 क्वेश्चन देखा था, 3 कॉन्सेप्ट थे उसमें सेम या सच के। उसी प्रकार फिर से हमारे पास 3 क्वेश्चन आए और इनको भी हम कुछ कीवर्ड के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। अभी जैसे हमने देखा कि सेम या सच लिखा आ रहा था तो वहां हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर रहे थे। ओके, अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ही कीवर्ड जिनसे हम पहचान कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, क्योंकि यह प्रोनाउन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और इसी के थोड़े से लंबे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, तो हमें बस वही याद रखना है। हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मेरी होममेड ट्रिक है। मैंने बहुत मेहनतों से और बहुत सी बुकों से एनालाइज करने के बाद ही मुझे यह चीज़ पता चली है। ओके, तो हमने जैसे देखा कुछ कीवर्डों को कि एवरीथिंग, ओके, एक ये कीवर्ड हमें पहचान आया यहाँ। और जब भी कभी जीवन में द ओनली लिखा मिलता है और द लिटिल लिखा हुआ मिलता है हमें क्वेश्चन में। ओके, तो हमने देखा कि जब भी कभी ये इस टाइप के कीवर्ड आते हैं जैसे एवरीथिंग, द ओनली और द लिटिल, उनमें हमें दिया रहेगा कि हु, विच और दैट में से हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करना है इसमें। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके हमें यहाँ पे सिर्फ दैट और दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे बस, और हमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, शुरू में लास्ट में क्या लिखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ही हमने देखा प्रोनाउन का क्वेश्चन कि प्रोनाउन का क्वेश्चन आया है और प्रोनाउन के क्वेश्चन में हमें ये लिखा है कि एवरीथिंग, द ओनली, द लिटिल और सेम या सच लिखा हुआ मिलता है, द सेम, द सच, तो हम वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। इस एक्सेप्शंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ओके, अभी मैं आपको कुछ और कीवर्ड बता रही हूँ जिनसे आप रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं, जरा इनका एक बार हमें हिंदी मीनिंग देख लें कि माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीड। इसका मतलब होगा मेरे पिताजी ने हर एक वो चीज़ दी है जिसकी मुझे ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। इसका मतलब होगा कि यह एकमात्र वही पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था। ओके, और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माई वाइफ हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। होगा कि मैंने अपनी पत्नी को जितने पैसे दिए थे उनने सारे खर्च कर दी। तो द लिटिल का मतलब होता है जितना था सब कुछ। ओके, जितना था सब कुछ। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे आगे जब चैप्टर आएगा, तो द लिटिल के बारे में पूरा बेसिक समझेंगे। तो द लिटिल का मतलब होता है जितना था सब कुछ मेरी पत्नी ने खत्म कर दिया, पूरे पैसे स्पेंड कर दिए या खर्च कर दिए। अब हम कुछ कीवर्ड लिखेंगे इसमें। ओके, यदि किसी सेंटेंस में, अब देखेंगे यदि किसी सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, मच, लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, इनमें से कुछ भी कीवर्ड यदि हमें दे देता है, इतने कीवर्ड में से देखिए जैसे यहाँ द लिटिल था, यहाँ एवरीथिंग था, है ना, यहाँ भी द लिटिल था, द ओनली था। तो इस टाइप से यदि कोई भी कीवर्ड हमें दे देता है, आप किसी भी बुक से रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन करेंगे या कहीं से भी नेट से सर्च करके करेंगे, तो आपको इससे बाहर रिलेटिव प्रोनाउन में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट। ओके, तो इन सभी के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन आएगा और वो आएगा दैट।
ओके, इनको हमें क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतने कीवर्ड हमें याद रखना है और इन सभी के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, ये चीज हमें बस याद रखना है, हो गया। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब हमने 2 रूल देख चुके हैं, अब हम रूल नंबर 3 करेंगे इसमें। अब हमारे पास कुछ और एक्सेप्शंस आए हैं, अपवाद आए हैं। ये अपवाद नंबर 3 है, ओके, कि क्या है, मिस्टर शुभ इज द मोस्ट हॉनेस्ट पर्सन, ब्लैंक दिया है और आई हैव एवर सीन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सी इज द बेस्ट गर्ल, ब्लैंक स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है और ना ही हमें कोई हिंदी ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम हिंदी ट्रांसलेट करके नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे कीवर्ड ढूंढेंगे जिससे हमें रिलेटिव प्रोनाउन की पहचान हो जाए। तो अब मैं आपको बताऊंगी इस सेंटेंस में एक ऐसा कीवर्ड कि यदि किसी भी सेंटेंस में द मोस्ट ऑनेस्ट या सुपरलेटिव डिग्री, ओके, द बेस्ट गर्ल, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप मेरे डिग्री के भी वीडियो देख लेना, आपको पूरी डिग्री एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ओके, सुपरलेटिव डिग्री, ओके। तो सुपरलेटिव डिग्री है मतलब मोस्ट, बेस्ट, ये तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री में आती है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है कि द मोस्ट, द बेस्ट, तो उसके साथ भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग करना है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए थे, इनमें से हमें फिल करना था। तो हमें कीवर्ड पता चल ही चुके थे कि ये एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दैट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है या यह रिलेटिव प्रोनाउन में होता है। तो आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं और कौन से अपवाद हैं। अभी हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन ही चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है और बहुत बड़ा प्रोनाउन है। हर एक एग्जाम, चाहे स्कूल हो चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में इसके क्वेश्चन आते ही हैं। तो हम लोग बहुत ही ट्रिक के साथ इसे देख रहे हैं। अभी हम आगे के और एक्सेप्शंस देखेंगे कुछ कीवर्ड के माध्यम से। अब हमारे पास ये कुछ और एक्सेप्शंस आते हैं जिनके बारे में हम देखेंगे कि कुछ और नए कॉन्सेप्ट हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्शन 4 है कि क्या दिया है क्वेश्चन में, द ड्राइवर एंड हिज कार ब्लैंक वर रनिंग वेरी फास्ट मेट विथ एन एक्सीडेंट, ओके। तो इस क्वेश्चन को देख के आप फिर समझ गए होंगे कि यहाँ पर तो वर्ब है और यहाँ पे कार है। तो कार कहती है कि मैं तो कार हूँ, यहाँ कार लिखा है और पीछे वर्ब है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरे साथ तो तुम क्या लगा दो भैया, विच लगा दो, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार है और जब यहाँ वर्ब है तो इनके साथ में विच का प्रयोग किया है, ओके। तो अब हम यहाँ एक कार बना देते हैं, ओके। ये हमारी कार है और यहाँ पे बैठे हैं एक ड्राइवर, ठीक है ना, ये यहाँ एक बैठे हैं ड्राइवर। तो कहता है ये कि कार है और पीछे क्या है, वर्ब है। तो ये कह रहा है कि मेरे साथ तो अब यहाँ क्या लगा दो तुम, विच लगा दो। तो हमने यहाँ लगा दिया विच, ठीक है ना। अब कार कह रही है कि मैं तो कार हूँ, मतलब कोई वस्तु हूँ, और यहाँ वर्ब है तो वर्ब के अकॉर्डिंग जब हमारा पिछला कॉन्सेप्ट था तो यहाँ लगा दो विच कह रहा है। फिर बात आती है इस ड्राइवर की। तो ये ड्राइवर कहता है कि मैं यहाँ पे ड्राइवर हूँ, मतलब एक व्यक्ति हूँ, और यहाँ पे एक वर्ब है। तो अब तुम विच क्यों लगाओगे, अब तुम लगाओगे यहाँ पे, कह रहा है हु लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से बात करेंगे। अब इन दोनों का चल रहा था यहाँ झगड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, व्यक्ति के हिसाब से ये कह रहा है कि तुम विच मत लगाओ, तुम ही लगाओ यहाँ पे हु, व्यक्ति को देखते हुए, ओके। तो हमने कहा कि ऐसा करो कि तुम झगड़ा मत करो, कि तुम झगड़ा मत करो, कार तुम अपनी भी रहने दो और व्यक्ति को हमने कहा ड्राइवर का कि तुम भी अपनी भी रहने दो, मतलब तुम दोनों की हटाओ और हमारी सुनो और यहाँ लगा दो तुम दैट, ओके। तो उस प्रकार हम यहाँ लगा देंगे। अब दैट हम किसी की भी नहीं सुनेंगे और इसका ये कॉन्सेप्ट कहेगा और हमने यहाँ लगा दिया दैट, ओके। अब सेकंड कहता है क्वेश्चन कि द राइडर एंड हिज हॉर्स ब्लैंक दिया है वर क्रॉसिंग द रिवर ड्रॉन इन द रिवर, ओके। तो अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है।
अब सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था कि क्या था, यहाँ पे एक घोड़ा था, ठीक है, ये हमने बना लिया घोड़ा, और उसके ऊपर एक राइडर, मतलब जो घुड़सवार घोड़े पे जो बैठते हैं ना उनको हम लोग राइडर बोलते हैं। तो एक तो था ये घोड़ा हॉर्स, और दूसरा था हमारा उस पे बैठा था यहाँ राइडर, मतलब एक इंसान, ठीक है, जो घोड़े को चला रहा था। तो घोड़ा कहता है कि यहाँ पे फिर वर्ब आ गई, और जानवर के हिसाब से हमने पिछला कॉन्सेप्ट देखा था कि जब जानवरों का कॉन्सेप्ट आता है एनिमल का, तो हम वहाँ पे पीछे वर्ब होती है तो हम यहाँ विच लगा देते हैं, ओके। और यदि हम बात करें व्यक्ति की, तो अब व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पे व्यक्ति हूँ और इधर पीछे वर्ब है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तुम हु लगाओ, ओके। तो हमने कहा कि यार तुम भी मत लड़ो और तुम भी मत लगो, लड़ो, अब दोनों के को छोड़ो और हम यहाँ लगा देते हैं अब दैट। तो हमने यहाँ लगा दिया क्या, दैट लगा दिया, ओके। तो इसका ये कॉन्सेप्ट था कि इन दोनों के हिसाब से भी नहीं, और हमने यहाँ लगा दिया दैट रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद कैसे रखना है, तो अब हम ऐसे याद रखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखिए एक्सेप्शन नंबर 4 कि अब हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में एक व्यक्ति आ जाता है और दूसरा वस्तु, या फिर एक व्यक्ति और दूसरा कोई जानवर या कोई वस्तु आ जाती है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति एक वस्तु, या फिर एक जानवर और एक व्यक्ति, या हम यूँ कहें कि एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करना पड़ता है। सिर्फ हमें ये याद रखना है, क्या, एक लिविंग थिंग एक नॉन लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग या फिर कोई जानवर आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। तो आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रोनाउन का पूरा A to Z डिटेल बता रही हूँ। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में दे दे तो आपको इसका क्वेश्चन बन ही जाएगा, आप किसी भी बुक से उठा के देख लेना, क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब अगला अपवाद आता है कि यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली से होती है, ओके। जैसे हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं फिल करने के लिए, हु, हुम, विच या दैट, ओके। तो हम देखेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत WH फैमिली, मतलब हु, व्हाट, वर, विच, हुम या फिर हुज से होती है, ये WH वर्ड होते हैं हमारे, तो इनके साथ में हम WH वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाएगा, ओके। तो हमें क्वेश्चन का सेंस निकालने की आवश्यकता है ही नहीं है, क्वेश्चन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन दिया तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे WH फैमिली से शुरू हो रहा है, मतलब हम बिना कुछ देखे यहाँ दैट का प्रयोग कर लेंगे, ओके। तो आप यह भी सेंस को अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस में WH फैमिली ये जो होती हैं हु, व्हाट, वर, विच, हुम, हुज से होती है, तो वहाँ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो गाइस आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैंने जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, लेंदी था, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। आप बुक में देखेंगे आपको बुक में कुछ भी समझ नहीं आएगा, कितनी ही बुकों को उठाकर आप पढ़ लीजिए, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से तैयार करके जाइए एग्जाम में। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में अगले, और ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड अगले टॉपिक को लेकर आएंगे, और मैं इनके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को दे दूंगी, और बाकी आप अपने हिसाब से गूगल से सर्च करके आप और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो से पूरा कवर कर सकते हैं, ओके।